वंदे मातरम सभी को। हम जैसा कि आप जानते हो कि राजस्थान के भूगोल की सीरीज को हम लगातार चला रहे हैं और राजस्थान के भूगोल से संबंधित एक एक टॉपिक बारीकी के साथ में आपके साथ में साझा कर रहे हैं, जो हर तरह की कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और कहीं ना कहीं इन टॉपिकों से रिलेटेड या तो क्वेश्चंस पुट अप हो चुके हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, या आगामी समय में निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो आज राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की हम चर्चा कर लेते हैं। और इन भौतिक प्रदेशों के अंदर चर्चा शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए, ये जो ब्रह्मांड है, आपको पता होगा यूनिवर्स ब्रह्मांड के अंदर असंख्य तारे हैं, गैलेक्सीज हैं। अब ये शब्द आप सुन सुन के मेरे ख्याल से पक गए होंगे, ठीक है, कि असंख्य तारे हैं, गैलेक्सीज हैं। मैं आपको एक साधारण सी शॉर्ट सी भाषा में बताता हूँ कि ब्रह्मांड एग्जैक्टली है क्या और उस ब्रह्मांड के अंदर हमारा अस्तित्व है कैसा। मान लीजिए कि आप जिस गांव या शहर में रह रहे हो, ठीक है, वो गांव या शहर जो है वह पूरा ब्रह्मांड है, मान लीजिए, ठीक है। और उस गांव या शहर का एक छोटा सा कमरा आपका एक मिल्की वे है, आपकी एक गैलेक्सी है। यानी ऐसे छोटे छोटे कमरे आपके गांव और शहर में अरबों खरबों हैं, लाखों हैं, ठीक है। अगर देखने जाए तो लाखों बन ही सकते हैं। तो वो है गैलेक्सीज, ठीक है। एक छोटा सा कमरा है गैलेक्सीज। तो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसे हिंदी भाषा में कहते हैं दुग्ध मेखला, ठीक है, मिल्की वे, जो सर्पिलाकार गैलेक्सी है, ठीक है। ऐसी ऐसी गैलेक्सियां बहुत सारी हैं, यूं समझ लीजिए आपके शहर में बहुत सारे कमरे हैं, ठीक है। उस मिल्की वे नाम की गैलेक्सी के अंदर एक बाल के बराबर, यानी एक कमरे के अंदर एक बाल के बराबर हमारा सौर मंडल है, ठीक है। और ऐसे बाल उस कमरे में कितने रखे जा सकते हैं। अब आप सोचिए कि एक बाल के बराबर हमारा सौर मंडल है, ठीक है। तो उस बाल के आसपास, उस बाल से भी छोटा सा महीन, मतलब दिखाई न पड़े वैसा हमारा पृथ्वी है। अगर और साधारण सी भाषा में बताऊं तो एक पर्वत के ऊपर पड़ा हुआ एक धूल का कण जितना हमारा पृथ्वी है इस ब्रह्मांड में, उतना हम एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जिस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो इस ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व ही नहीं रखते। अगर आप सोचिए कि पर्वत पर पड़ा एक धूल का कण अगर पर्वत से हट जाए तो पर्वत को कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो हमारा पृथ्वी इस ब्रह्मांड से गायब भी हो जाए ना, या कुछ भूचाल भी हो जाए, या विस्फोट भी हो जाए, या कुछ ऐसी उल्कापिंड जैसी हरकत भी हो जाए, तो ब्रह्मांड के अस्तित्व कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो मनुष्य की क्या औकात। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दी अपने स्तर पर बात। तो इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वह जॉर्ज लेमेंडर और एडविन हब्बल, दो खगोल विज्ञानियों ने बताई है बिग बैंग के सिद्धांत से। और ये बिग बैंग जो तारों के टूटने की परंपरा होती है, ठीक है, यह बताई है 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब साल पहले इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ। और इन्हीं एडविन हब्बल के नाम से हमारी पृथ्वी से दूर ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास में एक हब्बल टेलीस्कोप लगा हुआ है, दूरबीन लगा हुआ है, जिससे ग्रह नक्षत्रों पर नजर रखी जाती है, तारों की हलचल पर नजर रखी जाती है, ठीक है। अगर मैं छोटे से शब्दों में कहूं तो हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक, हमारे सूर्य के सबसे नजदीक एक तारा है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे नजदीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। पता है कितना नजदीक है? यहां जाते जाते हमको 28 लाइट ईयर लगते हैं, 28 प्रकाश वर्ष लगते हैं।
मतलब अगर प्रकाश की स्पीड से, लाइट की स्पीड से भी अगर इंसान कोई प्लेन व्हीकल बनाए और उसमें बैठ कर जाए तो भी 28 साल लगेंगे, इतना नजदीक तारा है। और आप जो आकाश में टिमटिमाते हुए तारे देखते हो ना, वो तारे कितने दूर हैं। कोई 2500 लाइट ईयर, कोई 2700 लाइट ईयर, कोई 1000 लाइट ईयर, कोई 5000 लाइट ईयर। मतलब प्रकाश की स्पीड से भी जाएं। आपको पता है प्रकाश की स्पीड क्या है? सूर्य से पृथ्वी पर किरण पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लगता है। ठीक है, इतनी स्पीड है लाइट की, तो भी 8 मिनट लगता है। तो आप सोचिए कि इतनी स्पीड से कोई व्हीकल बनाया जाए, जो पॉसिबल भी नहीं है आज के ज़माने में, तो भी हमें करीब करीब मान के चलो, अगर कोई 50 लाइट ईयर तारा दूर है तो 50 लाइट ईयर यानी प्रकाश की स्पीड से जाएंगे तो 50 वर्ष लगेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा यूनिवर्स। उस तारे के टूटने की घटना को बिग बैंग कहा जाता है, जिसे एक महाविस्फोट, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, जिससे ब्लैक होल बनते हैं, रेड जायंट्स बनते हैं। ठीक है, तारे लाल रंग के बनते हैं, ब्लैक होल बनते हैं, जिसमें से आपकी नज़र देखिए, अब मान लो कि इस कमरे के अंदर लाइट बंद हो जाए, ठीक है, तो हम किसी चीज़ को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो लाइट कहाँ थी? कमरे के ऊपर थी या हमारी आंखों में थी? कमरे के ऊपर, तभी तो कॉर्निया का रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंखों में जाता है। तो आप जरा सोचिए कि ब्लैक होल वो चीज जहां से हमारी नजरें जो है वह रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आ रही है, वो अनंत मतलब अशून्य चीज है, और उसमें इतना पावर होता है कि ऐसी ऐसी हमारी मिल्की वे असंख्य अरबों खरबों समा सकती है। खैर, मैं थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। खैर, आपके इतना भी काम नहीं आएगा। लेकिन बिग बैंग यानी सुपरनोवा की घटना के बाद हमारा ये ब्रह्मांड बना। ठीक है, और इस ब्रह्मांड में हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई, और ये सौर मंडल की उत्पत्ति हुई 4.6 अरब साल पहले। ठीक है, और इस सौर मंडल के अंदर ये ग्रह उत्पन्न हुए। ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जिसमें एस्टेरॉइड्स हैं यानी उल्कापिंड हैं, इसके अलावा प्लैनेट्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं यानी बौने ग्रह हैं, उपग्रह हैं। ये सारे के सारे 4.6 अरब वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए थे इस धरती पर। ठीक है, जब 4.6 अरब वर्ष पूर्व ये ग्रह पनपे थे, यानी हमारा पृथ्वी भी जन्म लिया था, उस पृथ्वी के अंदर कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के अंदर दो चीजें थी। एक बीच में एक बड़ा सा चट्टानी इलाका था, एक लैंड थी जिसको कहा गया पेंजिया या पैंथालासा। ठीक है, एक बड़ा सा भूखंड था जिसको पेंजिया या पैंथालासा कहा गया। ठीक है, एक बड़ा सा भूखंड था, एक सबसे पहले एक महाद्वीप था, आज से 4.6 अरब साल पहले। और उसके चारों ओर, ठीक है, उसके चारों ओर जो था वह एक बड़ा सा सागर था। ठीक है, बड़ा सा एक सागर था। उस जो भूखंड है उसको पेंजिया कहा जाता है, और जो सागर है उसको पैंथालासा कहा जाता है। ठीक है, बाद में धीरे धीरे भूगर्भिक हलचलों की वजह से ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। ठीक है, दो भागों में ये पेंजिया टूट गया, और टूटने की वजह से इस पेंजिया को दो भागों में भूगोलवेत्ताओं ने डिवाइड किया। एक नॉर्थ पेंजिया, एक साउथ पेंजिया, यानी उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। ठीक है, उत्तरी पेंजिया को अंगारा लैंड या लोरेंसिया कहा जाता है, ये वाला हिस्सा, और दक्षिणी पेंजिया को गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, और बीच में था तैथीस सागर, बीच में था तैथीस सागर, जिसे भू संतति भी कहते हैं भूगोल की भाषा में। ठीक है,
बाद में भूगर्भिक हलचलों की वजह से ये दोनों लैंड आपस में टकराए और टकराने की वजह से तैथिस सागर के अंदर जो मलबा था वो ऊपर उठा और इसी मलबे से हमारे हिमालय का निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है आज से 4 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, इस दोनों पेंजिया, जो नॉर्थ पेंजिया है और साउथ पेंजिया, यानी कि गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड, इन दोनों के टूटने से अलग अलग प्लेटें निर्मित हुई। ठीक है, एक प्लेट उत्तरी अमेरिका, दूसरी प्लेट जिसमें ग्रीनलैंड और तीसरी प्लेट बनी जिसमें यूरेशिया बना, यूरोप और एशिया। ठीक है, और दक्षिणी प्लेट के अंदर एक साइड में दक्षिणी अफ्रीका, उसके साथ में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का वाला इलाका, ये और अंटार्कटिका, ये वाले हिस्से बने। ठीक है, फिर धीरे धीरे करीब 9 करोड़ वर्ष पहले भारत जो अफ्रीका का हिस्सा था वह धीरे धीरे वहां से टूटते टूटते खिसक कर इस नॉर्थ पेंजिया यानी अंगारा लैंड से टकराया। ठीक है, और यूरेशिया के साथ में जुड़ गया। ठीक है, यानी जो भारत वाला हिस्सा है वह प्रारंभ में गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, लेकिन जुड़ा किससे? अंगारा लैंड से। ठीक है, इस तरह से भारत का निर्माण हुआ। ठीक है, तो भारत का इस तरह से निर्माण हुआ और ये घटना लगभग हुई थी इंडो ऑस्ट्रिक प्लेट के खिसकने की जो घटना है, यानी यूरेशिया से टकराने की जो घटना है, वह 4 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, अब उसी इंडिया के अंदर हमारा राजस्थान आता है और राजस्थान के जो भौगोलिक या भौतिक जो प्रदेश हैं उसको अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग प्रकार से बांटा है। कैसे? 1961-68 के आसपास प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भूगोल नामक पुस्तक में राजस्थान के भूगोल को 7 भागों में बांटा है। ठीक है, उसके बाद में 1971 में रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड किया। उसके बाद में 1994 में प्रोफेसर तिवारी और प्रोफेसर सक्सेना ने राजस्थान को 3 भागों में बांटा। मरु, मेर और माल 3 भागों में बांटा था 1994 में प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना ने। उसके बाद में जो लास्ट थ्योरी आई, जो अभी भी चल रही है, वह थ्योरी है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को के विभाजन की। वो 1998 में आई। योजना आयोग और राजस्थान कृषि विभाग ने राजस्थान को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला भाग पश्चिमी रेतीला मैदान, जिसे थार का रेगिस्तान कहा जाता है। दूसरा भाग अरावली पर्वतमाला और तीसरा भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा भाग दक्षिण पूर्व पठार या हाड़ौती का पठार। ठीक है, पश्चिमी रेतीला मैदान को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक शुष्क प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश में 2 हिस्से हैं, एक बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और दूसरा है बालू का मुक्त क्षेत्र। ठीक है, अर्ध शुष्क प्रदेश जिसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन। ठीक है, अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, आबू खंड और मेवाड़ खंड। पूर्वी मैदानी प्रदेश को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन और बाणगंगा बेसिन को। और दक्षिण पूर्व पठार प्रदेश को विंध्यन भूमि और विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा क्षेत्र में डिवाइड किया गया। एक बार इस भौतिक प्रदेश का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार से हम डिवाइड करके अभी कुछ देर बाद में मैप के थ्रू देखने वाले हैं। ठीक है, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब राजस्थान को इन क्षेत्रों में थोड़ा डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल निश्चित तौर पे यहां से आता ही आता है। मैं कोशिश कर रहा हूं राजस्थान
का भौतिक प्रदेश बनाने की। इतना अच्छा भी मैप नहीं बनाता, फिर भी ट्राई कर रहा हूं। देखिए इस राजस्थान के अंतर्गत, थोड़ा सा और ले लेते हैं लंबा, क्योंकि मुझे लगता है हमने थोड़ा सा दबा दिया था इधर से। इस राजस्थान के अंतर्गत इन चारों भौगोलिक स्थानों को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं राजस्थान में, इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये है मध्य अरावली, मध्य में है अरावली पर्वत, जिसे मध्य पर्वतीय प्रदेश भी कहते हैं। अब हम इसको भौगोलिक भाषा में समवर्षा स्केल से नापते हैं। ठीक है, देखिए राजस्थान के भौगोलिक भाग को, भौतिक प्रदेश को मोटे तौर पर दो भागों में देखा जाता है, एक पश्चिमी प्रदेश और एक पूर्वी प्रदेश। पश्चिमी प्रदेश का हिस्सा ज्यादा है और पूर्वी प्रदेश का हिस्सा कम है। ठीक है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है समवर्षा के हिसाब से। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यह 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है और ये वाली लाइन भी 50 सेंटीमीटर समवर्षा वाला क्षेत्र मानी जाती है। इसी तरह से अपन डिवाइड करेंगे। ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है एवरेज, और इस वाले हिस्से, ये दोनों रेखाएं जो हैं समवर्षा में 50-50 सेंटीमीटर की डिवाइड की जाती हैं। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर वर्षा रेखा आती है 75 सेंटीमीटर की। ठीक है, इस तरह से ये तीन वर्षा रेखाएं अभी आपके सामने हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इन चार हिस्सों को। इसमें एक पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा जो है वह आपका अरावली क्षेत्र पर्वतमाला, और ये है पूर्वी मैदानी हिस्सा, और ये है दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती का पठार। ये चार हिस्से हो गए, 1 2 3 और ये चार हिस्से राजस्थान के भौतिक प्रदेश में। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले पश्चिमी रेतीले रेगिस्तान यानी थार के रेगिस्तान को। देखिए थार के रेगिस्तान को दो भागों में बांटा गया, एक शुष्क प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, और इसकी संवर्षा रेखा है यहां से लगाकर इस दिशा की ओर। ठीक है, और ये है लगभग 25 सेंटीमीटर से भी लो, एवरेज कहीं कहीं पे 15 सेंटीमीटर भी है। ठीक है, ये वाला जो है वह पूर्णतः शुष्क प्रदेश है, और ये वाला क्षेत्र है वह अर्ध शुष्क प्रदेश है। इस पूर्णतः शुष्क प्रदेश में बीकानेर और जैसलमेर और थोड़ा बहुत बाड़मेर का हिस्सा सम्मिलित है, और अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर आपका जालोर, सिरोही, इसके अलावा नागौर, और इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू वाले ये बेल्ट आते हैं। ठीक है, इस शुष्क प्रदेश में भी दो हिस्से मैंने बता रखे हैं, एक बालू का युक्त क्षेत्र और दूसरा बालू का मुक्त क्षेत्र। बालू का युक्त क्षेत्र जो है ये पूरा हिस्सा है। ठीक है, और बालू का जो मुक्त क्षेत्र है वह जोधपुर और थोड़ा बहुत दक्षिण पूर्वी जो नागौर का जो पथरीला इलाका है वह बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये बालू का मुक्त क्षेत्र, थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ये ए, ये बी, और यहाँ पर कर लेते हैं 1 और 2, यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4। तो ये वाला जो हिस्सा है
वह नंबर 2 पे, और ये वाला हिस्सा है नंबर 1 पे, जो शुष्क प्रदेश के अंदर सम्मिलित है। अब अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत जो है 4 हिस्से हैं। एक घग्गर का मैदान जिसे नाली या पाट कहा जाता है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में शेखावाटी वाला बेल्ट नंबर 2, और उसके बाद में नागौर की उच्च भूमि नंबर 3, एंड उसके बाद में लूणी का बेसिन जिसे गोडवाड़ बेसिन भी कहते हैं, ये वाला हिस्सा यहाँ पर आता है। अब अरावली को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली के अंदर जयपुर और सीकर से उत्तर वाला इलाका, जो उत्तरी अरावली ठेठ रायसीना हिल्स दिल्ली तक जाता है, इसका हिस्सा उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, जिसमें 1 और 2। उत्तरी अरावली ये वाला क्षेत्र, मध्य अरावली जिसके अंदर अजमेर, नागौर और पाली का कुछ हिस्सा आता है, और दक्षिणी अरावली में भी 2 हिस्से हैं, एक आबू पर्वतीय क्षेत्र और दूसरा है मेवाड़ का खंड, ठीक है, और ये दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आते हैं। अब पूर्व मैदानी हिस्से की बात करें तो ये चंबल का बेसिन, जो चंबल के आसपास वाला इलाका है, ये चंबल का बेसिन। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका बनास का बेसिन, ये वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद में माही बेसिन, ये वाला हिस्सा, और ये है बाणगंगा का बेसिन, ये वाला हिस्सा, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती के पठार में यह विंध्यन कगार भूमि है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, और ये वाला जो पूरा हिस्सा है वह दक्कन का लावा पठार क्षेत्र माना जाता है। इस तरह से राजस्थान को इन भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। हम एक एक भौतिक प्रदेश का बारीकी के साथ में बारी बारी से अध्ययन करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। और जाने से पहले एक बात जरूर शेयर करूंगा, आप हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए। लेकिन आपके लाइक और शेयर की वजह से ही हमें और भी ऐसे वीडियो लाने में अच्छा लगेगा, इसलिए ज़रूर करें। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।